नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और सबसे पहले बात करते हैं बुलेटिन में बिहार महागठबंधन सीटों का ऐलान क्योंकि हो चुका है। दिल्ली में महागठबंधन के नेताओं के बीच 3 दिन तक चले संमंथन के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, जिसके मुताबिक आरजेडी 26 और कांग्रेस 9, वामदल 3, सीपीआई और सीपीएम को एक एक सीट पर चुनाव लड़ेगी और बिहार महागठबंधन की सीटों और बंटवारे का ऐलान हो चुका है। आरजेडी कार्यालय में महागठबंधन के नेताओं ने सीटों के बंटवारे की घोषणा की है। आरजेडी को 26 और कांग्रेस को 9 और वाम दल को 5 सीटें मिली। पूर्णिया सीट पर आरजेडी के पाले में फिलहाल गई है, वहीं महाराजगंज और भागलपुर सीट कांग्रेस के पाले में जा चुकी है। पप्पू यादव के सवाल पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि गठबंधन पार्टी का होता है न कि व्यक्ति विशेष का, लिहाजा महागठबंधन पूरे दमखम से चुनाव लड़ने जा रहा है। तो हाथ से निकला पूर्णिया। अब पप्पू यादव के पास केवल 2 विकल्प हैं, क्योंकि पहले ये अंदेशा जताया जा रहा था कि जो पूर्णिया है वो पप्पू के पाले में होगी, लेकिन अब पप्पू यादव के पास केवल 2 विकल्प। लालू के आगे अब कांग्रेस भी लाचार नजर आ रही है। तो 26 साल के सियासी रिश्ते का यह सिला, क्योंकि सीट शेयरिंग पर जिस तरीके से जो बात पक्की हो चुकी है, और आगे बात करते हैं सख्ती का बंधन, नियमों का उल्लंघन। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही 16 मार्च से आचार संहिता लग चुकी है और अब पुलिस, इनकम टैक्स विभाग, रेलवे से लेकर एयरपोर्ट तक सारी एजेंसियां खास सतर्क रहेंगी और कहीं भी उनके आसपास या नाक के नीचे से भारी नकदी या शराब जैसी कोई भी चीजें निकल ना सके। इनको लेकर वोटर्स की सोच पर भी असर पड़ सकता है, ये भी कहा जा रहा है। और अगर ऐसा कुछ पता लगे तो चुनाव आयोग उस रकम को कब्जे में ले लेता है और अब बाद में सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाता है। हालांकि आम नागरिकों के लिए कुछ अलग नियम है। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले तमिलनाडु से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस ने एक टूरिस्ट कपल से लगभग 70,000 रुपए बरामद किए थे। मामला संदेहास्पद लगा तो संदेह के घेरे में आया तो वापस इसे सौंप दिया गया। लेकिन इसी बीच बात उठी कि राजनीतिक पार्टियों पर तो पाबंदी है, लेकिन चुनाव के दौरान आम लोग क्या करते हैं, उन्हें पैसा या कीमती गहनों का लेन देन करते हैं, कितना सतर्क रहने की जरूरत है। तो नियमों का उल्लंघन अगर किया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आचार संहिता का पालन करना जरूरी है। और अगर आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है किसी भी, चाहे वो राजनेता हो या आम जन हो, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो जो जांच एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही हैं और लगातार हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जांच एजेंसियां और आचार संहिता लगने के बाद अगर कुछ भी ऐसा पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और इसी बीच बड़ी खबर एटा से सामने आ रही है। एटा से बड़ी खबर आपको बता दें तो मासूम बच्ची की फिलहाल दर्दनाक मौत हुई है। अस्पताल ले जाते वक्त मौत। लोगों ने मासूम बच्ची की सूचना पुलिस को दी है। एटा से अहम खबर, मासूम बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने मासूम बच्ची को मृत घोषित कर दिया। तो मलावन थाना क्षेत्र के हरचंदपुर की ये घटना सामने आ रही है।
सड़क किनारे मासूम बच्ची का ये शव पाया गया। और आगे बात करते हैं, सामत आई बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश की मंदसौर पुलिस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता के बीच बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने एक मादक पदार्थ तस्कर से अफीम, डोडा और अवैध हथियार जब्त किए हैं। थाना नई आबादी पुलिस टीम के द्वारा गांव सिमली ने 18 लाख रुपए कीमत का एक बिना चीरा लगा हुआ 121 किलोग्राम डंकल सहित अवैध मादक पदार्थ, अफीम का डोडा, अवैध हथियार, 4 बंदूकें और एक खाली कारतूस, 4 धारदार तलवारें जब्त की गई हैं। तो मंदसौर में फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई की तस्वीर सामने आ रही है। नई अवधि थाना प्रभारी को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि सेमली गांव में एक जगह पे अनलाइंस्ड जो है सीपीएस पद्धति वाला जो डोडा है वो रखा हुआ है भारी मात्रा में। उसी इन्फॉर्मेशन की तफ्तीश करने के लिए जब पुलिस पार्टी वहाँ गई थी तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे 121 किलो करीब हमारा अनलाइंस्ड जो है वो सीपीएस पद्धति का हमें वहाँ पे डोडा मिला, जिसके अंदर से अभी अफीम निकली नहीं थी। और इसके अलावा और सर्चिंग करने पे हम लोगों को वहाँ पे इसमें हथियार भी बरामद हुए, जिसमें कि 4 बंदूकें बरामद हुई, 3 जिसमें 12 बोर की फंक्शनल बंदूकें हैं और एक एयर गन है और एक नाल भी मिली और साथ साथ 3 धारदार हथियार भी मिले हैं। इन सभी को जब्त कर लिया गया और जो आरोपी है जिसके कब्जे से सब कुछ मिला है, सिराजुद्दीन उर्फ नवाब अजमेरी, उसको भी हिरासत में ले लिया गया। रुक करते हैं अगली खबर का। बीजेपी पर आपका निशाना। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि बीते दिन दिल्ली कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब ये जांच शुरू हुई तभी शराब घोटाला शुरू हो गया और इस जांच के 2 कारण। पहला कारण आम आदमी पार्टी एक स्मोक स्क्रीन का निर्माण करना और दूसरी ईडी जबरन वसूली रैकेट चलाए। जब सीएम जेल में नहीं थे तब भी एलजी नहीं चाहती थी कि हमारी सरकार काम करे। बीते दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम के इस्तीफे की मांग वाली याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी तरफ इसे पहले दिल्ली मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि राउस एवेन्यू कोर्ट में जब कल अरविंद केजरीवाल के रिमांड पर बहस चल रही थी तो ईडी वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने अनजाने में ईडी के असली ध्येय को कोर्ट और दुनिया के सामने रख दिया। प्रखर श्रीवास्तव, आप प्रवक्ता जुड़ चुके हैं ऐसी खबर पर। प्रखर जी, जिस तरीके के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, ईडी की कार्रवाई को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या कहेंगे? फिलहाल संपर्क टूट गया है तो बीजेपी पर आम आदमी पार्टी का निशाना। जिस तरीके से आतिशी और सौरभ भारद्वाज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो अहम बातें कही उस आधार पर, क्योंकि ईडी की कार्रवाई पर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। आप प्रवक्ता प्रखर श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। प्रखर जी, जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई को लेकर लगातार बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, आतिशी का बयान, सौरभ भारद्वाज की भी वो बातें निकलकर सामने आई, क्या कहेंगे? सोनी जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सोनी जी, ये तो बात सच है। सच को परेशान करा जा सकता है मगर पराजय नहीं करा जा सकता। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे बड़ी खतरे का जो पार्टी बनी हुई है वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के गले में जाके ऐसे फंस चुकी है, ऐसे सुपारी की तरफ फंस चुकी है कि जिसको ये ना निगल पा रहे हैं ना इसको उगल पा रहे हैं। और ये मैं सुपारी भरी पार्टी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने हमको सुपारी भर की पार्टी बोला था। देखिए, हमारे नेता, हमारे सारे टॉप लीडर्स नेता को लोगों ने तो जेल में भेज दिया है, झूठे मुकदमे बनाकर।
मुख्य आरोपी, सारे मुकदमों में मुख्य आरोपी ही सरकारी गवाह बन गया है और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रहा है। इनके एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के पास सीधे सीधे चंदा पहुंच रहा है और उस मुख्य आरोपी, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि ये आरोप है महज, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इन आरोपों को दरकिनार करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। 31 मार्च को इन्हीं अहम मुद्दों को लेकर रामलीला मैदान में एक बड़े पैमाने पर जो गठबंधन है वो एकजुट होने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है। सोनी जी, मैंने आपके साथ में कल भी जुड़ा था, मैंने आपसे निवेदन भी करा था कि आप मेरी बात पे किसी प्रकार का विश्वास ना करिए, आप मेरे नेताओं के किसी बात का विश्वास ना करिए, मगर जो प्रमाण के साथ जो इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल साइट पर जो डाटा पड़ा हुआ है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे करारा टमाटर क्या भारतीय जनता पार्टी को, जिसने इस बात का जिक्र किया कि ये सुपारी भर की पार्टी है, तो क्या इस पार्टी से कोई खतरा नजर आया, इसीलिए इस तरीके का ये चुनावी स्टंट है? प्रखर जी जी नहीं, मैं आपको यही बताना चाह रहा था, जिस तरीके से इन्होंने हमारे सारे टॉप लीडर्स को अंदर करके रखा है, ये हम लोग किसी भी तरीके से न झुकने को तैयार है और हम भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कोई भी सीना ठोक के अगर उसे आंखों में आके डालकर अगर बात कर रहा है तो वो आम आदमी पार्टी। देखिए, ये इन्होंने, आपने देखा होगा, हर राज्यों में जाकर हर जगह जाके ऑपरेशन लोटस चलाया, खोखा खोखा पार्टी इनका नाम पड़ा। इन्होंने किस तरीके से विधायकों को, सांसदों को खरीद फरोख्त करके इन्होंने वहां पे सरकार गिराई और सरकार अपनी बनाई। और हम लोग नरेंद्र मोदी वॉशिंग पाउडर का हमको भी चाह रहे इस्तेमाल करें, मगर हम लोग वो कट्टर ईमानदार पार्टी हैं। हम लोग आंदोलन की कोख से जंग में हुई वो पार्टी है कि जो हम भारतीय जनता पार्टी की किसी प्रकार की बदरहुड़ की और उनके जो ये चुनावी स्टंट है, इसको मैं बोलूंगा लोटस, हमको हमारी ईमानदारी को कभी ना खरीद पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। मैंने आपको शुरू में भी एक बात बोली थी, सच को परेशान करा जा सकता है, पराजय नहीं करी जा सकती। बिल्कुल। अब आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए, क्योंकि अब चुनावी माहौल चल रहा है, ऐसे में वो तमाम आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता जो ईडी की रडार पर हैं, सीएम केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब आगे आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति, क्योंकि उसकी भरपाई कैसे होगी, या उस चुनावी तैयारी का अगर जिक्र किया जाए? इनकी भरपाई देश की जनता करेगी। देखिए, अहंकार तो रावण का भी निकला था और मैं ये विश्वास के साथ आपके इस सम्मानित चैनल पर कहता हूँ कि जिस तरीके से रावण का अहंकार टूटा था, उस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का और जेपी नड्डा जी का अहंकार टूटेगा। इनको ये अहंकार में लुप्त हो चुके हैं। ये देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से अग्रसर है। ये लोग, जो हमारा देश जिस खूबसूरती के लिए जाना जाता था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए आज विपक्ष एकजुट हो रहा है और रामलीला मैदान में 31 मार्च को ये प्रदर्शन होगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम अहम बातों का जिक्र करने के लिए। लगातार चुनावी स्टंट करार दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। बढ़ते आगे बात करते हैं किस पर, आज मौत की न्यायिक जांच पर हम इस पूरी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन इस बीच गाजीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। कल मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार होने की उम्मीद जताई जा रही है, तो नमाज के बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। गाजीपुर एसपी ओमवीर सिंह ने इस बात की जानकारी साझा की है, क्योंकि लगातार कवायद इस बात को लेकर भी कि जो अब्बास अंसारी हैं वो इस अंतिम क्षण में, यानी कि सुपुर्द खाक के दौरान उनकी मौजूदगी रहे, इस ओर भी प्रयास होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि उमर अंसारी का जो बयान निकलकर सामने आया कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत हर संभव कोशिश की जाएगी, लेकिन ऐसी उम्मीद फिलहाल लगती हुई नजर नहीं आ रही है कि वो इस अंतिम क्षण में शामिल हो सकेंगे। जहाँ तक दुकान का प्रश्न है, पूरा गाजीपुर शहर नॉर्मल है। सैदपुर, जमनिया जो बड़े बड़े कस्बे हैं वो भी नॉर्मल हैं।
यूसुफपुर में जहाँ आवास है इनका सांसद जी का, उसके आसपास की कुछ दुकानें, क्योंकि वहाँ इनका भी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान है, तो वहाँ पे कुछ दुकानें उन लोगों ने अपनी स्वेच्छा से संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए जो लोगों ने बताया है वो बंद रखी हैं। बाकी जनजीवन सामान्य है पूरे शहर में, पूरे जनपद में, और सभी लोग अपनी एक्टिविटी सामान्य रूप से कर रहे हैं। कब्रिस्तान में भीड़ होने की उम्मीद है, ऐसे में जनता को कोई अपील करना चाहिए? हम भी जनता से यही अपील है, क्योंकि संकरी गली है और जो परिजन कह रहे हैं उनका ये कहना है कि थोड़ी बहुत देर, वो इस पर निर्भर करेगा कि वो शव किस समय आता है। शव आने के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे लोग आएँ और अपनी संवेदना व्यक्त करें, उसके लिए जो परिजन है वो भी यही प्रयास कर रहे हैं कि आने के बाद जितना जल्दी हो उसका अंतिम संस्कार किया जाए। पर और ज्यादा जानकारी के साथ इकरार खान जुड़ चुके हैं। इकरार, देखा जाए तो मुख्तार अंसारी का शव रवाना हो चुका है गाजीपुर के लिए। लगभग कितना और वक्त लगेगा यहां तक पहुंचने में? जी, बता देना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी की शव बांदा मेडिकल कार्य से 4:45 4:45 पे निकला है। जी बता दूं, कम से कम 6 से 7 घंटे का रनिंग है। अब देखने वाली बात है कि मुख्तार अंसारी का शव रात में कितने बजे तक पहुंचेगा गाजीपुर। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हालांकि जिला के पुलिस अधीक्षक ने एक बयान दिया है कि अगर शव आना है उसके बाद कुछ देर के लिए शव को रखा भी जाएगा सहानुभूति के लिए। लेकिन देखने वाली बात है कि क्या सुबह फजर की नमाज के बाद शव को दफनाया जाएगा या रात में ही दफनाने की प्रक्रिया की जाएगी। जी बिल्कुल इकरार, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि नमाज अता होने के बाद ही सुपुर्दे खाक करने की तैयारी की जाएगी, क्योंकि वो तमाम परिवार के लोग, वो परिजन जो अंतिम दर्शन में शामिल हो सकें। इसको लेकर अगर गाजीपुर आवास का जिक्र करें मुख्तार अंसारी का, तो अभी फिलहाल जो परिवार के सदस्य हैं वो परिवारी सदस्यों की किन किन लोगों की मौजूदगी है? क्या और भी लोग जो फिलहाल पहुंचेंगे? जी बता देना चाहता हूँ कि गाजीपुर में उनके रिश्तेदार तमाम लोग आ चुके हैं। और जो गाजीपुर के एमएलए, जैसे बता दूं, गाजीपुर वीरेंद्र यादव जंगी विधायक है, सदर विधायक जयकिशन साहू हैं, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल है, सभी लोग मौके पर मौजूद हैं। मैं कहीं ना कहीं लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि पार्थिव शरीर आए, उसको वो करके उनको सुपुर्द खाक किया जाए। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देर रात पहुंचने की उम्मीद फिलहाल जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि अंतिम दर्शन के लिए जो परिवार के लोग हैं वो शामिल होंगे, इसके बाद ही सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बढ़ते आगे, माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच की जाएगी और इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह एमपी एमएलए कोर्ट बांदा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। और गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी की बृहस्पतिवार रात को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी और इसके बाद से ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की थी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लगातार इस बात का जिक्र किया था कि हर हाल में, हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालात में किसी बंधक या कैदी की मृत्यु होना न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा। और अब बात करते हैं राज्यपाल हत्याकांड की, क्योंकि इस मामले को लेकर कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है। गुर्गों पर शिकंजा, 6 को उम्र कैद। बीएसपी विधायक राज्यपाल हत्याकांड में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने 6 आरोपियों को उम्र कैद और 1 आरोपी को 4 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि पुलिस हिरासत में मारे गए अतीक, अहमद और अशरफ भी राज्यपाल हत्याकांड में नामजद थे। जिंदा बचे सभी 7 आरोपी आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कवी और गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल को दोषी करार दिया गया है। 19 साल पहले 25 जनवरी 2005 को तत्कालीन बीएसपी विधायक राज्यपाल की प्रयागराज के धूमनगंज में गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था। तो 7वें दोषी को फिलहाल
4 साल की सजा सुनाई गई है और एक लंबे अरसे से राजू पाल के परिवार को इस फैसले का इंतजार था, यानी कि पूजा पाल को भी इस फैसले का इंतजार था कि आखिर कब इन दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान किया जाएगा। और आज कोर्ट की तरफ से ये फैसला सामने आया। इसमें अतीक और अशरफ को भी नामजद किया गया था और लगातार इन 7 जो आरोपी जो दोषी करार दिए गए, इस कोर्ट की लंबी कार्रवाई के बाद कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आया। 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, अर्थदंड भी शामिल किया गया है और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, क्योंकि वो वाकया जब राजूपाल की हत्या की गई और हत्या जिस तरीके से जिस कूटनीति के साथ की गई, वो पल आज तक कोई भुला नहीं पाया और इसी मामले को लेकर ये कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। शिवा शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो एक लंबे अरसे से इंतजार था इस फैसले का, जो आज कोर्ट ने फैसला सुनाया। देखिए, बहुत लंबे समय बाद भी ये फैसला आया है और ये कहा जाएगा कि सीबीआई ने इस मामले में तेजी दिखाई है, क्योंकि 2005 में तत्कालीन विधायक राजू पाल की हत्या हुई थी और उसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा था कि सीबीआई को मामला दिया जाए। और जब सुप्रीम कोर्ट में इंटरमेटर गया तो साल 2016 में सीबीआई ने अपने मामले को अंडर जुरिडिक्शन लिया और इस पूरे मामले पर 10 लोगों को आरोपी बनाया। 10 लोगों में से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि जो 7 लोगों को सजा सुनाई गई है उसमें से जो 6 लोग हैं उनको उम्र कैद की सजा है और उम्र कैद की सजा के साथ साथ 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी है। और जो एक शख्स है फरहान, उसको 4 साल की सजा है, जिसके ऊपर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये सभी लोग राजू पाल की हत्या में शामिल थे और पूजा पाल जो उनकी पत्नी थी, और पूजा पाल ने इस बात को लेकर के बीते कुछ समय पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की थी और मुख्यमंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया था कि दोषियों को कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मामला कोर्ट में है। शायद शिवा इसीलिए इतनी जल्दी ये फैसला निकलकर सामने आ सका। पूजा पाल की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? देखिए, जब राजू पाल की हत्या हुई और पूजा पाल और राजू पाल की शादी तकरीबन 7 दिन पहले ही हुई थी और 7 दिन के अंदर ही उसके पति की हत्या हो गई थी, तो लंबे समय से एक इंतजार था कि जिस शख्स से उसकी शादी हुई है वो बेहद 7 दिन बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। तो पूजा पाल के अंदर ये उबाल जरूर था कि जो अतीक अहमद है, अशरफ है और उसके साथ साथ जो अलग लोग हैं उनको जरूर सजा सुनाई जाए। तो पूजा पाल की प्रतिक्रिया यही है कि अब उन्हें न्याय मिला है। जो सभी दोषी लोग थे, कुछ अतीक अहमद और उनके साथ जो अशरफ थे उनकी तो मृत्यु हो चुकी है, जो अन्य लोग जो इस पूरे मुकदमे में नामजद किए गए थे उन सभी को उम्र कैद हुई है। और फरहान जो शख्स था वो उस पर दोषी पाया गया था और शख्स को रखने का, इसलिए महज उसको 4 साल की सजा हुई है। लेकिन हत्या करने में जब 3 लोगों की हत्या हुई थी राजू पाल के साथ साथ, उन सभी लोगों को उम्र कैद हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि जो लंबे समय से बाहर घूम रहे थे। शुक्रिया शिवा इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो एक लंबे इंतजार के बाद ही सही, लेकिन फैसला निकलकर सामने आया और इन 7 दोषियों को सजा का ऐलान हुआ है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर, महिला को बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया गया है। तो पुलिस ने लूट में शामिल 4 युवकों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो यूएस से लौटी तलत फातिमा के साथ इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 26 मार्च को करीब बंधक बनाया गया। नकाबपोश बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। 4,000 नकदी और जेवर लूटे हैं। तो पुलिस ने घटना में शामिल गुफरान को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। सलीम शेख, करण रावत, जियाउद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।